अर्जेंटीना में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। बात करेंगे हम राजस्थान में एक बार फिर शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर के बवाल है। कहीं कहा जा रहा है कि सावरकर को शहीद माना जाए, नहीं माना जाए। कभी कहा जाता है कि अकबर को महान कहा जाए या महाराणा प्रताप को महान कहा जाए या दोनों को महान कहा जाए। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि या तो इतिहास के पन्नों को अगर हम देखें, पहले कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हुई है या फिर उस त्रुटि को सुधार के अब उसे दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि अभी उसे जो दुरुस्त किया जा रहा है वो एक अंतिम कड़ी होगी और बिल्कुल ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल ये प्रमाणित इतिहास है जिस पे ठप्पा लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े उनके प्रवक्ता प्रकाश मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, सुशील शर्मा जी हमारे साथ अभिभावक हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं, निमिषा गौड़ जी हमारे साथ भाजपा नेत्री। सभी का स्वागत है। मैं आपको मजमून दिखाऊंगा और उसके बाद लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। प्रदेश में शिक्षा विभाग राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। भाजपा हो या कांग्रेस, जिसकी भी सरकार सत्ता में होती है वो पाठ्यक्रम में बदलाव पर सियासत करती है। पिछली सरकार ने महाराणा प्रताप के पाठ्यक्रम में काफी आमूलचूल परिवर्तन किया था, तो वहीं अब कांग्रेस सरकार में पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर बनाई गई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नए पाठ्यक्रम को तैयार कर लिया गया है। इन बदलावों ने विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूजन में डाल दिया है, क्योंकि जहां एक और कक्षा 7वीं की पुस्तक में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी घोषित किया है, तो वहीं दूसरी ओर कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हार की बात बताई गई है। अब महाराणा प्रताप और अकबर का जो युद्ध था वो सियासत का संघर्ष था, न कि कोई धार्मिक युद्ध। अगर हम सावरकर जी के बारे में जो उन्होंने लिखा उसको हमने हटाया नहीं, उसके बारे में जो सत्यता है, उन्होंने किस किस प्रकार से आंदोलन किए, क्या किया, उनका क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने कैसे वो जेल से छूटे, अगर हमने उसको सत्य कर दिया, इतिहास के हिसाब से लिख दिया, तो हम बच्चों को क्या गलत पढ़ा रहे हैं? वो गलत पढ़ा रहे थे। वो गलत पढ़ा रहे थे कि सावरकर ही सब कुछ था और वो नहीं होता तो ये देश आज नहीं होता। कांग्रेस द्वारा बनाई गई कमेटी की बीजेपी कड़ी निंदा कर रही है और कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही है। भाजपा नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा वीरों का अपमान करती आई है। राष्ट्रभक्तों के इतिहास से परहेज करने वाली पार्टी रही है और हिंदुत्व विशेष रूप से विरोधी मानसिकता की पार्टी होने के कारण ऐसे राष्ट्रभक्त जिनका हिंदुत्व के साथ संबंध रहा है उनका हमेशा उपेक्षा करना और उसके विपरीत उनका गलत इतिहास पढ़ाने की जो सोच रही है, वास्तव में वही कारण बना कि अकबर महान के पाठ को हटाने पर महाराणा प्रताप को महान कहने में इनको संकोच हो रहा है और आज वीर सावरकर के पाठ को हटा करके और उनके बारे में अनर्गल और गलत इतिहास पढ़ाने का जो कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट लेकर के जो सोचा जा रहा है वह निंदनीय है। पाठ्यक्रम पर राजनीति को सियासी दलों ने अपने फायदे का सौदा बना लिया है। हर सरकार आते ही इस तरह के फैसले लेती है और इस पर सियासत शुरू हो जाती है। बुनियादी सवाल इस दौर में बेहतर स्कूल्स का और बेहतर शिक्षकों का है, जिस पर कोई भी सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती। केवल ऐतिहासिक मुद्दों पर व्यर्थ ही राजनीति की जाती रही है और छात्रों में असमंजस की स्थिति को पैदा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा है मजमून गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि दुरुस्त करना चाहिए। दूसरी तरफ देवनानी कहते हैं कि बच्चों के साथ, शिक्षा जगत के साथ एक अन्याय होगा, एक धोखा होगा, ये साजिश रची जा रही है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। मिश्रा साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। लंबे समय तक आप लोगों ने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, पाठ्यक्रम वही होता आ रहा था। होना चाहिए, समय के साथ बदलाव होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है हमें भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री में नया कुछ नहीं होता है। हमसे अगर कोई छूटा हुआ है, किसी मुल्क की कोई हिस्ट्री हो जिससे हमें हमारे लिए प्रेरणादायी बन सकती है, वो जरूर लेनी चाहिए। लेकिन हमारी हिस्ट्री को लेकर के ही हम दुरुस्त नहीं है, कुछ और चीजों को लेकर के हम अपने आप को दुरुस्त नहीं रख पाते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है। क्या वास्तव में अभी इतिहास जो बनाया जा रहा है उसमें या तो कहीं इनपुट्स अच्छे मिले हैं, पहले हम लोगों से या इतिहासकारों से त्रुटि रही है,
अब दुरुस्त किया जा रहा है। वजह क्या है और क्या माजरा क्या है ये? देखिए, शिक्षा में जब हम बालकों को पढ़ाते हैं तो इतिहास को यदि हम संस्कृत की दृष्टि से उसका संधि विच्छेद करके उसका भावार्थ निकालें तो उसमें यह निकल के आता है कि इत ये आस कि यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई और निरपेक्ष रूप से बालकों को उसका ज्ञान दिया जाना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि ये लोकतंत्र की विकृति कह लीजिए आप कि राजनीतिक दल बल्क में वोट लेने के लिए एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और समाज के चिंतन को उस दिशा में ले जाके और समूह में वोट लेने के लिए इस प्रकार की कार्यवाहियां वो करते हैं और इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। बावजूद इसके कि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनका कोई ध्यान नहीं है। केवल यही है कि किस प्रकार से वर्ग विभाजन करके और हम इतिहास को भी सांप्रदायिक रूप से खड़ा करके या पार्टीगत दलीय राजनीति में ले जाकर के खड़ा करके और वोटों को हम एकजुट होकर के आसानी से हम हस्तगत कर सकें। ये उनकी एक साजिश है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की एक गंभीर साजिश है और इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। आप एक अभिभावक हैं, क्या लगता है आपको कि इतिहास में पहले कहीं त्रुटि रही थी, उसे दुरुस्त करना चाहिए? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुझे नहीं लगता कि पहले के इतिहासकार और आज के इतिहासकार, जिस वक्त के इतिहास का हम चर्चाओं में लेकर के आ रहे हैं, उस वक्त ना तो वो होंगे और ना आज के इतिहासकार हैं। कहीं ना कहीं जो आलेख, लेख, स्मृतियां कुछ होंगी, उनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल इसे दुरुस्त करने की जरूरत पड़ रही है, दुरुस्त किया जा रहा है? हर बार एक नई चीज सामने आती है कि पहले ये था, इसे दुरुस्त करके अब हमने साबित किया है कि ये सही है। या ऐसा तो नहीं कोई विचारधाराओं का आपस में टकराव? ये आप जो कह रहे हैं, असल में मैं यही मानता हूँ कि ये विचारधाराओं का टकराव है। बेसिकली अगर हम माने कि जो अगर हम पूरे उसमें दुनिया के उसमें परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे पास में 3 तरीके हमारे को आइडियोलॉजीज मिलती हैं। और मैं राष्ट्रवाद के उस पर अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पर जैसे एक राष्ट्रवाद है, जो कम्युनिज्म तो राष्ट्रवाद को मानता ही नहीं है, तो उनके लिए पूरी दुनिया ही एक राष्ट्र है, हर एक राष्ट्र को उसमें मिलाना है और एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाना है, यानी पूरी दुनिया ही कम्युनिस्ट होगी। एक दूसरी हमारे यहाँ पर कांग्रेसी राष्ट्रवाद है, एक बीजेपी का राष्ट्रवाद है। अब ये दोनों बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। वैसे राष्ट्रवाद तो एक राष्ट्रवाद ही होता है। जी बिल्कुल होना चाहिए, खून का रंग लाल होता है, वैसे राष्ट्रवाद होना चाहिए। लेकिन अब ये समस्या ये है ना कि भाई कांग्रेस को लगता है कि भाई हमारे जो नेता हैं इनका जो है योगदान सबसे बड़ा था, इसके बिना तो हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। अब बीजेपी वालों को लगता है कि भाई हम जो है हमारे पास में हमारे अपने अलग से हीरोज होने चाहिए, वो अपने नेता प्रोजेक्ट करते हैं। अब यहाँ एक चीज बिल्कुल तय है कि इतिहास के बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हमेशा विपरीत विचारधाराएं हमेशा चली हैं। और मेरा ये मानना है कि इसके अंदर बजाय इसके कि हम किसी एक विचारधारा को प्रोजेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आर्य जो है भारत में कब आए या भारत के ही थे। अगर हम मानते हैं कि बाल जो गंगाधर तिलक जो थे, उनका ये मानना था कि आर्य भारत के ही जो है मूल निवासी थे। कोई उसको रशिया से आया बताता है, कोई यूरोप से बताता है, कोई ईरान से बताता है। तो मेरा ये मानना है कि बजाय इसके, अभी फॉर एग्जाम्पल आपने वीर सावरकर की बात कही, कुछ लोग बोलते हैं कि जो सावरकर देशद्रोही थे, यानी कि वो जो उन्होंने जो अंग्रेजों से माफी मांगी है, फाइन, ये कौन कह सकता है? या फिर कोई बोलता है कि भाई उन्होंने पूरा जीवन जो अपना अंडमान निकोबार में निकाला, इतनी विभत्स यातनाएं सहन की। तो अगर मान लीजिए उनको जेल में भेजा गया, इसका मतलब देशप्रेमी तो थे ही, वो देशभक्त थे ही, तभी उनको भेजा गया। देशद्रोही होते तो डेफिनेटली वो जेल में नहीं जाते। लेकिन देशद्रोही तो कोई नहीं कह रहा सावरकर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये शायद आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर माना जाता है, ये बोला जा रहा है कि भाई उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग करके और वो किया, तो ये जो चीज है अब देशद्रोही की उसमें आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने यानी देखो देशद्रोही नहीं कहा गया उनको, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल प्रमाणित है कि उन्होंने जब उनको अंडमान निकोबार से रिहा किया गया तो 5 वर्ष के लिए उन्होंने ये शर्त तय की कि मैं 5 वर्ष तक राजनीति में भाग
नहीं लूंगा, फाइन इसको स्वीकार किया नहीं। मैं इसका जवाब देता हूं कि अभी अगर आज हम एक आम आदमी है, उसको जब पुलिस के 4 डंडे पड़ते तो आप उससे कुछ भी लिखवा लो कि मैंने इंदिरा गांधी का खून मैंने किया था, तो वो तो जब अंग्रेजों की जेल में रह रहा है तो आदमी कुछ भी लिख देगा, तो वो बात अलग है। उन्होंने 3 बार एक बार आऊंगा मिश्रा साहब, एक बार उनको अपनी बात कहनी दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम नहीं, मेरा तो सवाल इतना सा है कि चलिए सावरकर जी का वक्त जो दौर रहा होगा, उनके वक्त का तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कुछ लिखा भी होगा, आर्टिकल भी होंगे, पत्राचार भी हुआ होगा, लेकिन मैं तो उस इतिहास की बात कर रहा हूं जो 15वीं सदी की बात की जाती है, और उस वक्त का जो 1500वीं सदी की जो बात की जाती है कि इतने से इसमें जब महाराणा प्रताप जी का जन्म, युद्ध, अकबर, ये तमाम जो चीजें, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति जिंदा होगा या फिर उस कार्यकाल के लोगों से कभी किसी की बात हुई होगी। लेकिन ये अभी अचानक क्या हो गया कि हाँ बिल्कुल उस वक्त ये था और उस वक्त ये था। और रोचक बात ये देखिए कि एक क्लास में तो पढ़ाया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता, और दूसरी क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि नहीं ये तो महाराणा प्रताप ने जीता। तो ये किस दिशा में लेके जा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल यही चीज है। असल में मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट जो पहले पढ़ करके जा रहा है महाराणा प्रताप ने जीता, और वही आगे जाकर के उसको मालूम चल रहा है नहीं ये तो अकबर ने जीता, और उसके एग्जाम में आता है तो वो लिखेगा क्या? ये कौन बता सकता है? चलिए वो तो लिखेगा, लेकिन मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनका क्या होगा? वो भी तो कहीं तो देखेंगे, वो या तो नोट डाल के रखेंगे कि मैंने इसमें सही मार्क्स दिया, फलानी पुस्तक के अंदर तो ये है जी। और बड़ा मतलब एक विचित्र सा हाल है। निमिषा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये सवाल इनसे कि मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में 67,000 स्कूल हैं सरकारी, और उनकी स्थिति ये है कि आप लोगों के समय अच्छी बात है कि नवोदय, आदर्श स्कूल कुछ एक ऐसे बनाए गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो चिंता का विषय है वह यह है कि सरकारी हाल स्कूलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। एक दौर हुआ करता था कि सरकारी स्कूल में ही आपको पढ़ना है, चाहे वो कलेक्टर का बेटा है और चाहे एक चपरासी का बेटा है। आज ये क्या हुआ कि बिल्कुल एक स्टेटस सिंबल बन गया कि नहीं प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो लोग नाक सिकोड़ते हैं कि अच्छा बच्चे का भविष्य खतरे में डाल रहे हो आप। ऐसा क्यों? ये ठपक क्यों लग रहा है? ये पाठ्यक्रम तो सब चलते रहेंगे, हमें स्कूलों का स्टेटस तो सुधारना चाहिए, उस ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं आप लोग? बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने कहा इस बात पर कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के साथ भी जो उनकी यथास्थिति है उसमें भी काफी सुधार की निरंतर आवश्यकता है। आधारभूत सुविधाओं के साथ में जब सरकारी स्कूल में जब अटेंडेंस परसेंटेज और एडमिशन परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल की मान्यता भी बहुत बढ़ेगी। हम जयपुर की बात करें तो गांधीनगर में मैंने देखा है, गांधीनगर में कोई ऑफिसर्स के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ करके एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं। और रही बात हमारा जो शासनकाल था उसके अंदर आप कहेंगे अपने शासनकाल की बात कर रही हैं आप, तो उस समय 26वें से दूसरे स्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति आई थी। एडमिशन इंप्रूव हुए थे और रिजल्ट्स भी सरकारी स्कूलों के बहुत इंप्रूव हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात नहीं बदला जाता, लेकिन लगातार 5 वर्षों में इस स्थिति को बहुत बेहतर किया गया था। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं अपनी टिप्पणी रखना चाहूंगी। योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर इतिहास का जब भी अध्ययन किया जाता है, इतिहास को जब हम आज पढ़ते हैं, आज हम मानते हैं, तो उसको इसीलिए कि एक देशभक्ति का एक जिज्ञासा जागृत होती है कि हमारे देश का इतिहास कैसा रहा, वर्तमान कैसा है, जिससे हम एक भविष्य का निर्माण, भविष्य की ओर देख सकें। लेकिन जब हम देखते हैं कि विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को पुष्ट किया जा रहा है और विदेशी आक्रांताओं को महान बताया जा रहा है, और जो योद्धा वर्षों वर्षों तक लड़ते रहे राजस्थान की धरा पर, उनको आकर के बताया जा रहा है वो तो हार गए, वो तो बेचारे थे, वो तो बहुत नतमस्तक किया जा रहा है। ये तुष्टिकरण से पुष्टिकरण की जो नीति है उस पे अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को किसी समिति के माध्यम से कोई लाभ मिल पाएगा, क्योंकि जनता जागृत हो चुकी है। अब आपने देखा होगा कि मोबाइल डाटा यूज करके और हम लोग गूगल से खुद ही सर्च कर लेते क्या सही है प्रामाणिकता के आधार पर। तो मैं ये कहूंगी अभी राज्य सरकार को जो बदलाव की बयार जो चालू कर रहे हैं, अभी वीर सावरकर जी का ही नाम लिया जा रहा है, तो जब 1966 में उनकी मृत्यु हुई तो उसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस की जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने डाक टिकट जारी किया था। और यहाँ राज्य सरकार अलग पाठ्यक्रम में बदलाव की सोच रही है कि उन्होंने ये दया मांगी, वो भीख पर, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप उस महान योद्धा का, जिसने आहुति दी और जिसने इतना संघर्ष है, जेल में यातनाएं झेली,
उसकी आत्मा सिर उठेगी। और हम सब राजस्थान के लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि स्टूडेंट्स भी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। 7th क्लास में प्रताप जीत गए, 10th क्लास में निर्णय हुआ और 12th क्लास में अकबर जीत गए। ऐसी जो स्थितियां है वो ना पैदा करें। निश्चित तौर पर शिक्षा के जो स्तर को पर लेकर गए भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल, उस स्तर पर लेकर जाने का प्रयास करें। चलिए पाठ्यक्रम की बात हुई, मैं तो ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि स्कूलों की स्थिति, आपने एक बात कही जी, आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के बच्चे गांधीनगर गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, आज नहीं है क्यों, मुझे भी लगता था, मैंने जाकर के पता भी किया किसी ब्यूरोक्रेट का कोई बच्चा बच्ची पढ़ती है क्या यहाँ पे स्कूल में, किसी आईपीएस अधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं क्या? अभी बिल्कुल शून्य है वहाँ पे यह संख्या, कोई नहीं पढ़ता है। हालांकि बहुत अच्छा इस तरह गांधीनगर स्कूल का, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे हैं। प्राइम लोकेशन पे इसलिए बता रही हूँ। निश्चित नहीं, आपका जो ध्यान आप जो लाना चाह रहे हैं, सिर्फ ये मैं बिल्कुल वो देखिए एकदम सही आपने कहा, इस पे चर्चा विमर्श भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि हम में से जितने लोग पढ़े होंगे शायद गवर्नमेंट स्कूल से नाता रहा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की होगी, और आज आधे से ज्यादा जो ब्यूरोक्रेट्स आपके होंगे वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे। मेरा तो सिर्फ चिंता का विषय ये है, पाठ्यक्रम दुरुस्त करिए लेकिन शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाइए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी हालांकि हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बड़ी रोचक बात है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसके लिए बताया जाता है कि अपने आप में एक रिसर्च सेंटर है, पाठ्यक्रमों में पिछले 20 साल से बदलाव नहीं किया। जमाना कहाँ पहुंच गया, हम वहीं पे टिके हुए हैं। ऐसा नहीं है, पाठ्यक्रम प्रक्रिया जो प्रक्रिया है, लेकिन साहब टेक्नोलॉजी को आप आगे लेकर के जाइए, लेकिन एक ही चीज को पकड़ करके हम कब तक बैठे रहेंगे कि कौन महान था कौन नहीं था। इतिहास को इतिहास के युद्ध हुआ, इसको खारिज नहीं कर सकते, तो नहीं कह सकते हम। इतिहास महान था वो महान ही रहेगा, जो योद्धा बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। रणभूमि की रक्षा मैं ये कह रहा हूँ वो महान था और महान ही रहेगा। निमिषा जी नहीं, कोई नहीं बता रहा, किसने बताया, लेकिन इतिहास में अगर युद्ध हुआ तो युद्ध को आप मैं ये कोई खारिज नहीं कर सकता। युद्ध हुआ है तो हुआ ही है। अगर राजा दशरथ के 4 बेटे थे तो 4 बेटे ही थे। रावण ने सीता जी का अपहरण किया होगा, लेकर के गए, लेकिन इतिहास से आप मिटा नहीं सकते कि साहब लंका का राजा कौन था, सीता जी को क्यों लेके गया था, कहां लेके गया था। आप इनको खारिज नहीं कर सकते। वो चाहे काला है, खारिज भी किया रहा है कि रामचंद्र जी थे भी कि नहीं। सुनिए मैं बात बता रहा हूँ, वो एक काला अध्याय बेशक रहा हो, लेकिन आज रामायण में उसका जिक्र तो होगा ना। चलिए विभूति जी आपके पास सुनिए विभूति जी, गांधी जब डाक टिकट जारी करती थी, अब एक बार मैं विभूति जी मैं आपके पास कांग्रेस की दोहरी नीति पे स्पष्टीकरण दे। एक बार मैं स्वर्णिम जी के पास में जाना चाहूंगा, एक बार सुनिए स्वर्णिम जी के पास जाना चाहूंगा मैं। स्वर्णिम जी, ये पिछले कुछ साल से होना शुरू हुआ है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए, भवनों के नाम बदल देना चाहिए। इससे क्या हासिल क्या हो रहा है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये क्यों नहीं कहते हैं कि स्कूल का स्तर ऐसा है। आज केरल की गवर्नमेंट एजुकेशन को इंडिया में क्यों माना जाता है? कोई माने चाहे नहीं माने, लेकिन वास्तव में मैं खुद देख करके आया हूं वहां क्या पोजीशन है, क्या बच्चे वहां इंग्लिश की भी जो स्तर है बच्चों का, गवर्नमेंट स्कूल्स की देखिए पोजीशन क्या है वहां पे, कोई भेद नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग एक आइडल बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम केवल इसी में उलझे हैं कि वो उसके वक्त ऐसा हुआ था और उसके वक्त ऐसा हुआ था। आप रखिए इतिहास को, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको प्रयोगशाला राजस्थान में बनाई जा सकती है। हम केवल बस कुछ चैप्टर्स को लेकर के एक गवर्नमेंट ने ये किया, दूसरे ने आकर के उसमें ये तब्दीली कर दी, तो यहीं पे उलझे रहेंगे या कुछ स्तर सुधारेंगे? देखिए, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, स्तर जो पाठ्यक्रम का है वो सुधरता है। जो विषय विशेषज्ञ हैं, ये हमारे साथ शिक्षाविद भी यहाँ बैठे हैं, तो विषय विशेषज्ञ लगातार ये देखते हैं कि किस तरह के बदलाव, चाहे साइंस हो या भूगोल में क्या नई जानकारियां आई हैं, गणित में क्या जानकारियां आई हैं, उसको लेकर के पाठ्यक्रम को देखा जाता है कि आप चाहे यूनिवर्सिटी स्तर का चाहे स्कूल स्तर का, कि उस पाठ्यक्रम में किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए, क्या नई रिसर्च जोड़ी है जिसके अनुसार वो उसमें बदलाव आए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो विवाद बना है वो विवाद इस चीज को लेकर के नहीं बना कि साइंस में क्या बदलाव आए हैं, उसके पाठ्यक्रम में बदलाव आता है, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन अभी 3 साल पहले यदि अगर कोई सरकार ये चाहे कि आप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल और उसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इनके जो योगदान को आप कमतर करके और आप किसी अन्य अपनी आइडियोलॉजी को के जो आपके प्रणेता हैं उनको आप पाठ्यक्रम में जगह दें,
और ये बताने का प्रयास करें कि नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में या हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अधिक योगदान है तो इन्हीं का है, इन्हीं की आइडियोलॉजी का है, तो ये गलत है। आपको शिक्षा अगर देनी है तो शिक्षा में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप उसके द्वारा अपनी आइडियोलॉजी का विस्तार नहीं कर सकते, इतिहास वेद है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आज जो बदलाव की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार द्वारा जो बात की गई है, वो ये नहीं है कि सरकार ने कोई रिकमेंडेशन की है, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने रिकमेंडेशन की है, ऐसा नहीं है। वो शिक्षाविद जो पैनल बना है वो अपनी रिसर्च के अनुसार या अपनी जानकारी के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार रिकमेंडेशन देते हैं। तो रिकमेंडेशन देंगे तब अगले साल से पाठ्यक्रमों में बदलाव होगा। आज कोई मिड सेशन में बदलाव करके नया पाठ्यक्रम लागू नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, मैं आपको ये बताना चाहूँ, चूंकि ये विषय उठा था सरकारी स्कूलों का, तो हम जब पढ़ते थे, मैं पढ़ रहा था, तो मेरी ही क्लास में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके पुत्री भी थी, और मेरे स्कूल में जो पियोन का काम करते थे उनका बच्चा भी हमारे साथ ही था। और तमाम कम से कम 6 IAS ऑफिसर्स थे, हाईकोर्ट जज थे, जिनके बच्चे भी हमारे साथ ही पढ़ते थे। तो ये 20 साल के अंदर क्या इसमें लोगों की सोच में बदलाव आया है, इसको तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम अपने शिक्षा का स्तर जो है उठाएंगे नहीं, नई जो रिसर्च आ रही है, नई बातें आ रही हैं, नया ज्ञान आ रहा है, उसको समाहित नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का स्तर सुधरने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा का जो सिलेबस बनता है, चाहे राजस्थान बोर्ड के लिए हो चाहे सेंट्रल बोर्ड के लिए, वो सभी स्कूलों पे समान रूप से लागू होता है। और उसमें जो हम शिक्षा दे रहे हैं हमारे नौनिहालों को, क्योंकि हम एक छोटी क्लास से उनको साइंस भी पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी पर आप किसी आइडियोलॉजी का प्रभाव न डालते हुए वास्तविकता अगर यदि उनको दी जाए, उनको बताई जाए, तो वही ज्यादा उचित होता है। क्योंकि आगे जाकर के उनको कॉम्पीट करना है, सिर्फ चुनाव में वोट नहीं देना या राजनीति में नहीं आना या किसी राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाना है, उनको अपना कैरियर आगे बढ़ाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के जितने भी प्रयास किए गए, अब पिछले सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे वो ये कहते थे कि साहब गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने नहीं की, ब्रह्मगुप्त ने की। तो ये अप्रामाणिक बातें कह करके आप जो है भ्रमित नहीं कर सकते हो। इस तरह से सोच रखने वाले यदि शिक्षा में बदलाव करते हैं तो वो उचित नहीं है। और यदि कोई नए प्रमाण इतिहास के रूप में आते हैं, इतिहास विशेषज्ञ अगर कोई लाते हैं, तो उनको पाठ्यक्रम में समाहित करना ये तो अच्छी बात है। इसी प्रकार से साइंस में यदि कोई नए बदलाव आते हैं, कोई नई चीज आती है, कोई नया ज्ञान आता है, तो उसको लाना पाठ्यक्रम में उचित है। अगर हम ये सब बदलाव नहीं करेंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? क्योंकि आज हमारे बच्चों को सिर्फ राजस्थान में या हिंदुस्तान में ही कॉम्पीट नहीं करना है। चलिए वो बात ठीक है। स्वर्णिम जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे भी और निमिषा जी से भी। मैं निमिषा जी के पास में भी जाना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्रयोग करिए, प्रयोग एक निरंतर और सतत प्रक्रिया का एक पार्ट कह सकता हूं कि यहां बदलाव होना चाहिए। लेकिन इतिहास के पन्नों में जो चीजें दर्ज हैं, या तो उसका प्रमाण कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये बदलाव करना इस वजह से जरूरी है, और अब ये आलेख सामने आ रहे हैं। मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के शिक्षा की स्थिति को लेकर के, पाठ्यक्रमों का बदलाव, लेकिन स्तर कौन सुधारेगा? सबसे बड़ी बात यह है, पिछली बार 17,000 स्कूलों को एकीकरण के नाम पर बंद किया गया। कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही होगी कि एक शिक्षक 4 बच्चे या 200 बच्चे एक शिक्षक, ऐसी जो स्थितियां थी, उसे सरकार का दावा यह है कि उससे बेहतर हुई है और स्तर सुधरा है। चलिए, मैं इस विषय पे तो प्रकाश जी से बात करूंगा, लेकिन मेरा जो एक सवाल था स्वर्णिम जी से, स्वर्णिम जी मैं आप दोनों के पास जाना चाहूंगा। पहले बात स्तर की कि हम उस स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज भी कहा जाता होगा कि राजस्थान शिक्षा के स्तर में काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मानता हूं अच्छा होगा, लेकिन आज भी जो रिपोर्ट सामने आती हैं वो हमें उस स्तर पर नहीं पहुंचाती हैं कि राजस्थान की जो तस्वीर आनी चाहिए, जहां पे पहुंच हम खड़े दिखें, वो हालात आज भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम बनते हैं उनमें तर्कशीलता के आधार पर बनने चाहिए।
कोई भी सरकार आए, आप सरकार में अगर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षा जगत के जो प्रमाणित लोग हैं उनकी रिसर्च या उनके से सहायता लिए बगैर किसी भी पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम ऐसा पाठ्यक्रम लागू करें जो देखने में ही हमारे अनुभवों को से या हमारी जो सोच और समझ है, सामान्य बुद्धि है, उसमें हमें उचित ना लगता हो, तो ऐसा पाठ्यक्रम कभी चल नहीं सकता। और अभी आप देखें जो विषय उठ रहे हैं, जैसे महाराणा प्रताप को लेकर के है और इन महानता को लेकर के काफी ये अभी इसमें विवाद उठाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप ये देखिए जो शिक्षा अभी रिकमेंडेशन आई है सरकार के पास, वो रिकमेंडेशन से ही है, उसमें ये कहा गया है कि महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, जंग हारे नहीं थे, क्योंकि लगातार जो है वो लड़ते रहे, और अगर हार जाते तो इसके भी कोई प्रमाणिक तथ्य होते, सबूत होते। ये एक माना गया ये सोच करके कि भाई तर्कशीलता के आधार पर कि बार बार यदि उन पर हमले हुए, इसका मतलब वो नहीं हारे हैं। तो इसी तरह से यदि इन चीजों को लेकर के जो आगे आने वाले विद्वान जो हैं, इतिहासविद हैं, इतिहासकार हैं, यदि वो कुछ मान्यता बनाते हैं तो उसको पाठ्यक्रम में शामिल करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे जो कहना चाहिए कि अभी सावरकर जी की बात हुई, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रामाणिकता है जिस चीज की, उसी को लेकर के पाठ्यक्रम में ये बताया गया है कि उन्होंने माफी मांगी। तो ये इसमें किसी व्यक्ति विशेष ने कोई आक्षेप नहीं लगाया, ये तो प्रामाणिक तथ्य हैं, क्योंकि ये पत्र लिखे गए थे। एक काला पानी की सजा प्राप्त किया हुआ कोई भी इंसान जो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेजा गया, उसका मतलब ये था कि उसको उसका परिवार, उसका शहर, उसका देश ये मान लेता था कि अब वो हमारे बीच नहीं रहा है, कोई लौट के आज तक नहीं आया। लेकिन सावरकर लौट के आए, ये तो एक सामान्य बुद्धि से भी जाना जा सकता है कि वो छूट के आए। और निश्चित रूप से ये तय बात थी कि उन्होंने बार बार ये पत्र लिखे, ये पत्र पब्लिश हुए हैं और पब्लिक डोमेन में है, जो चाहे इसको देख सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ने छुपा रखे हैं, किसी सरकार ने छुपाए नहीं है। तो ये चीज सामने आती है कि उन्होंने माफी मांगी। तो आप जब ऐसे व्यक्तित्व को आप ये बताना चाहते हैं कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या अन्य और जो हस्तियां हैं जो आजाद भारत में जिन्होंने उस भारत के में जो है विकास के लिए योगदान दिया, जितने प्रधानमंत्री हुए, उनसे ऊपर रख करके यदि आप उनकी महिमा मंडन करना चाहें तो ये तो उचित नहीं है। और इस चीज को उचित केवल हम और आप अपने तर्क या अपनी उससे नहीं मान रहे, ये बात इतिहासविद कह रहे हैं, इतिहास के विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो इस बात को अगर यदि चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, आ रहा हूं अभी आपके पास में। मैं निमिषा जी एक बात जानना चाहूंगा, आरोप यह लग रहे हैं कि विचारधारा के आधार पर पाठ्यक्रम को डिस्टर्ब किया जा रहा है। बदलाव नहीं, इसे डिस्टर्ब कहा जा रहा है कि विचारधारा के नाम पे कभी बिल्डिंग्स के नाम बदल दिए जाते हैं, कभी पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है, और ये एक नवाचार नहीं है, अपने अंदाज का एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए योगेंद्र जी जो बात कहते नवाचार नहीं है, तो एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता इस देश की आजादी का संघर्ष और उस परिवार से सरनेम क्रेडिट करके उसको लगातार एक राजनीति में चलता हुआ एक परिवार, आज तक उस परिवार से बाहर नहीं आई है कांग्रेस पार्टी। तो आज यदि बात कर रही है वो कि अभी जो हमारे मेरे साथ बैठे साथी वीर सावरकर जी की प्रामाणिकता को कुतर्कों के आधार पर प्रमाणित नहीं कर सकते। यदि आप ही की सरकार, आप ही की पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी कर रही हैं, तो उनका जो आजादी के लिए जंग था, उनका जो यातनाएं थी, वो आप उसको कम नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री से कम। देखिए एक सैकड़ों जो हमारे क्रांतिकारी थे, किसी का भी कम या ज्यादा नहीं है, इक्वल नहीं है। वो कोई प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा या फिर कोई जेल में ही आजादी का संघर्ष करते करते मर गया, किसी का कम नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि उनका सहयोग कैसा था, उनकी महानता कितनी थी, वो उतने देशभक्त थे, उसका अध्ययन कराया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के एक मंत्री का बयान आया है कि नहीं, वो जौहर, आज की महिलाओं से जौहर नहीं करवाना है। हे मंत्री महोदय, जौहर तो नहीं करवाना है, लेकिन जौहर 16,000 रानियों के साथ जौहर किया बदमस्ती ने, और वो एक सम्मान जो एक अपने आप को उन्होंने जौहर में झोंका, उस समय की जो प्रथा थी उसको आप हटा रहे हैं। चिन्ह को क्या साबित करना चाह रहे हैं कि इतिहास जो है, राजस्थान के इतिहास को जो पूरा विश्व पढ़ता है, उसको पाठ्यक्रम से हटा देंगे, बच्चे नहीं पढ़े उसको। और दूसरी बात,
लगातार अब शिक्षा के स्तर को उच्च मेरा जो करने सवाल की है बात। निमिषा जी, ये सब चीजें मैं बोल भी चुका, मैं बोल भी दूंगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि चर्चाएं ये रहती हैं अभिभावकों के माध्यम से हो, टीचर्स के माध्यम से हो, कि एक आइडियोलॉजी के आधार पर पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जा रहा है। मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे। ये सब चीजें तो सामने आ रही हैं, मैं तो वो जानना चाहता हूं कि ये नया प्रयोग, जिसे मैं कहूंगा कि पाठ्यक्रम को डिस्टर्ब किया जाता है, नवाचार नहीं किया जा रहा, डिस्टर्ब किया जा रहा है। देखिए, जब मैं अपनी बिटिया का सिलेबस लेकर के बैठती हूँ तो लगातार एक मुगल गार्डन, मुगलों द्वारा स्थापित किया हुआ गार्डन, उसी का अध्ययन करती रहती हूँ, उसी को देखती रहती हूँ, उसी का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि विदेशी आक्रांताओं ने, जिन्होंने आकर के हमारे मूल संस्कृति और सभ्यता को डिस्टर्ब के 1000 वर्ष तक का जो लगातार विदेशी आक्रमण इस देश ने झेला, लेकिन विविधताओं में एकता के साथ मूल स्वरूप कायम रहा, उसको महानता साबित करके जो लगातार 6 दशक तक राज करने वाली एक ही पार्टी ने जो सिलेबस, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे साहब कि आप ये बता दीजिए क्या अप्रामाणिकता पर आ रहा है तो आने दीजिए ना सामने। वो सारी बात है, आप तो ये बताइए, वो सत्यता है। पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ जो की जाती है, छेड़छाड़ नहीं, क्या एक आइडियोलॉजी के आधार पर की जा रही है? इससे नहीं है। यदि इस देश को आजाद कराने में, विदेशी आक्रांताओं को बाहर तक खदेड़ने में जिन लोगों का योगदान रहा है, उनको महान बताया जाता है, तो वो छेड़छाड़ नहीं कहलाएगी। बिल्कुल बतानी चाहिए। उसमें किसने खारिज किया? मैं स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगा। ये चर्चा अक्सर आती है, हालांकि निमिषा जी इस बात का ना खारिज कर रही है ना स्वीकार कर रही है। चर्चा ये होती है कि जो सरकार बदलती है, अपनी विचारधारा थोपने के लिए पाठ्यक्रमों के साथ छेड़छाड़ करती है, जबकि इतिहास का प्रमाण अगर पहले का गलत था तो आज जो बदलाव किए जा रहे हैं उनके पास में क्या प्रमाणित चीजें हैं कि हाँ ये बिल्कुल सत्य हैं, जो अब मिल गई हैं कहीं पिटारे में से पहले नहीं थी? देखिए, जो महान बता रहे हैं, ये तो 3 साल पहले बदलाव किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह जी की भी सरकार रही है राजस्थान में, लेकिन कभी इस तरह से छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है, तब वो कुछ अपनी विचारधारा के व्यक्ति, जो पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक है, वो आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया होगा, लेकिन देश की आजादी के योगदान में जिनका सबसे ज्यादा लड़े अंग्रेजों से, उनको हटा करके आप इस तरह से आइडियोलॉजी अपने जो आपके पार्टी के हीरोज हैं, देश के नहीं, उनको यदि आप पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं, वो गलत है। यहाँ छेड़छाड़ होती है और इस तरह से आप आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि इतिहास बदला तो जा नहीं सकता, इतिहास आप बदल नहीं सकते। जिसका योगदान आजादी की लड़ाई में रहा है सो रहा है। यदि सावरकर जो थे, उन्होंने अगर अंग्रेजों को ये लिख के दिया कि मेरे से ये, सर मैं तो एक बात सुनिए, एक सेकंड निमिषा जी, एक सेकंड मैं कह रहा हूँ कि आप भी वही चीज बोलेंगे, ये भी बोलेंगे। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी के आधार पर क्यों बदलाव किया जाता है? ये एक आम चर्चा। आ रहा हूँ निमिषा जी, आ रहा हूँ। आधार पर कतई बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये काम यदि अगर कभी हुआ तो केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान का है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को ना तो मानती है। बीजेपी की आइडियोलॉजी कैसी, कौन सी चीज सामने आ गई कि जिसकी वजह से कहा जा सके कि हाँ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी थोपी है? ऐसे कौन सी चीज है? बहुत सारी चीजें हैं, बता दीजिए। पाठ्यक्रम में जो राजस्थान का पाठ्यक्रम था, इतिहास में जो 13 वर्ष जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे, इन सबको, सरदार पटेल जो है, इनकी जीवनी जो बताई जाती थी, उसको आपने पाठ्यक्रम में कम किया और आपने बताया किसको पढ़ाना आपने शुरू किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। किस लिए, क्या योगदान है? देश की उन्नति के लिए या देश की आजादी के लिए? ये बताए कोई। आपकी पार्टी को खड़ा करने में, उसको बढ़ाने में यदि योगदान है, वो एक अलग चीज है, वो आप अपने कैडर को पढ़ाइए, स्कूल के छात्रों को नहीं। जब पूंजीवाद और समाजवाद की ओर जा रहा था देश, आ रहा हूं मैं, तब आप बोलिए सोनिम जी। विचारधारा पार्टी की है, विचारधारा आपकी पार्टी है, सबसे बड़ी पूंजी यदि आप देश में कोई खर्च कर रहा है या जिसमें अर्जित किया, भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस आप पे आरोप ये लग रहे हैं निमिषा जी, आरोप ये लग रहे हैं कि आरोप सुन रही हूँ, हाँ आइडियोलॉजी आप लोग थोप रहे हैं, ये नहीं। देखिए, जिस पार्टी ने खुद के प्रधानमंत्री को खुद ही को नॉमिनेट करके भारत रत्न से नवाजा हो, वो पार्टी से हम उम्मीद करें। देश देता है, देश नहीं देता है। प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन पे आपके प्रधानमंत्रियों ने खुद पाठ्यक्रम में नाम दे रहे हैं, उनका आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है? राजीव गांधी का क्या योगदान देश की उन्नति में क्या योगदान है? बता दीजिए।
देश खुद की को कौन सी सरकार सम्मानित चलाई करना, ये बता खुद के दीजिए। नाम से भवन न डाला, खुद के नाम से सड़कों का नाम, खुद के नाम का प्रचार प्रसार के अलावा उनके नाम का नहीं कांग्रेस किया। के एक कांग्रेस ने परिवार, जो योजनाएं लागू एक की परिवार उनके आधार जो बाहर पर- निकल गया, मैं एक बात नहीं चलिए सुशील जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। सुशील जी दे दीजिए आप मुझे, हाँ सिर्फ बोलिए एक प्रश्न का हाँ उत्तर दे बोलिए बोलिए दीजिए। बोलिए। शैक्षणिक स्तर को उठाने की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान का बड़ा चिंतन मनन कर रहे हैं शब्दों में, लेकिन पहली कैबिनेट बैठते ही पंचायती राज स्तर पर शैक्षणिक अनिवार्यता को जनप्रतिनिधि के साथ जो जोड़ने की पहल की गई उसको समाप्त आपने सबसे पहले आते ही किया है। जवाब दीजिए, आप नहीं चाहते कि पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि ऐसी खेप आगे बढ़े जिस आधार पर भ्रष्टाचार को पनपाया जा सके। अच्छा सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, एक चीज तरह के आप आरोप लगाए तो सबसे पहले आप एक पहल तो प्रारंभ हुई है, सरकार में आप तो करने ही सबसे नहीं पहले देते। अपने मंत्रियों की डिग्री आप बताइए, कोशिश करिए। आपने पहल को आगे बढ़ा दिया। देखिए चलिए मैं सुशील जी के पास जाना चाहूंगा। मैं सुशील जी आपके पास, सुशील जी के पास मैं एक चीज, चलिए सुशील जी मैं एक मेरा छोटा सा सवाल है। वो भी कर देंगे। निमिषा जी प्लीज एक बार चुप रहिए। निमिषा जी मैं आऊंगा आपके पास में। मैं सुशील जी के पास जाना चाहूंगा। सुशील जी मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये अक्सर चर्चा क्यों रहती है कि विचारधाराएं जो पार्टियां हैं, जिसकी विचारधारा पर जिसकी नींव रखी गई पार्टी की, वो अपनी विचारधाराएं थोप रहे हैं। अभी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने एक सवाल खड़ा किया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पाठ्यक्रम में उल्लेख किया, पढ़ाना शुरू किया। ये कोई बता सकता है कि हाँ उनका योगदान क्या रहा? हो सकता है एक पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होगी, और साथ में ही इनका यह आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार ने नेहरू, महात्मा गांधी, उनकी जीवनी, उनके उपलब्धियां, उनको कम किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नेहरू जी और महात्मा गांधी जी तीनों को हम देखें तो क्या वास्तव में पाठ्यक्रम में कहीं किसी तरह की कोई छेड़छाड़ लगती है आपको? जी देखिए, मैं इसके लिए पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये असल में शिक्षा का राजनीतिकरण है, ये जी, और जो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी ये मानता हूँ, और ये कहना है कि देखिए, क्योंकि इतने टाइम तक देश में ज्यादातर समय जो है कांग्रेस का राज रहा, तो उन्होंने जब उनका जो राज था तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है इतिहास को जो है डाला, और जब बीजेपी आई तो उसने शायद वो भी वही चीजें दोहराई जो कि कांग्रेस कर चुकी थी। ये कह सकते हैं हम कि कांग्रेस के पास में टाइम ज्यादा रहा, बीजेपी के पास कम रहा। बहरहाल अब यहाँ बात यह है, देखिए एक जो और जो मुद्दा है, शायद इस पे किसी का ध्यान नहीं गया कि हमारे देश में कई तरह के बोर्ड्स हैं। हम अगर आज देखेंगे कि राजस्थान को अगर हम लें तो इसके अंदर सीबीएसई के बोर्ड्स के कितने स्कूल्स हैं, और अगर मान लीजिए यही हिस्ट्री अगर हम बोलते हैं कि सीबीएसई में स्कूल्स में अलग पढ़ाया जा रहा है और राजस्थान बोर्ड में अलग पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? और वो कितने जबरदस्त विरोधाभास होगा। आप सोचिए कि हमारा स्टेट का जो है स्टूडेंट कुछ अलग बोल रहा है और सीबीएसई का स्टूडेंट अलग बोल रहा है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि ये जो राजनीतिकरण की जो बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली कि इतिहास कभी बदलता नहीं है। यहां हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि फला जो है विद्वान के अनुसार ये ऐसा था, जबकि दूसरे विद्वान के अनुसार ऐसा है। आप बजाय इसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के एक सिंथेसिस को नहीं डाल सकते कि ये फला फला विद्वान और ये इस मत के अनुसार ये ऐसा होता है, ये मत ऐसा होता है। तो ये डालिए ना आप। हो सकता है कि क्योंकि हम हिस्ट्री के अंदर हम इन चीजों को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आर्यंस के लिए बोला कि आर्यों के लिए जो कुछ जो है मैक्स मूलर कुछ अलग कहते हैं, तो हमारे जो तिलक अलग कहते हैं। रेफरेंस दीजिए, रेफरेंस दीजिए। हाँ, बजाय इसके आप ये जो है आपके जो रीडर्स है, जो आपके स्टूडेंट्स है, उनको ये इसके लिए एक बौद्धिक खुराक मिलेगी कि वो इस पर रिसर्च करें और वास्तविकता का जो है मतलब उसको डिस्कशन करके लेके आए, बजाय इसके कि आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बच्चों पे थोपे। ठीक है, मैं चलिए मिश्रा साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप एक शिक्षाविद हैं और यहाँ पे आपसे इस बात की आवश्यकता है मुझे, क्या वास्तव में आइडियोलॉजी के आधार पे बदलाव हो रहा है या समय की मांग है कि अब बदलाव होना चाहिए? देखो, जहां तक इतिहास का सवाल है, इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में तो निश्चित रूप से आइडियोलॉजिकल बदलाव हो रहे जी। और इसकी शुरुआत जो हुई, क्योंकि बीजेपी का शासन पहले भी रहा, चाहे वो जनता पार्टी के नाम से रहा, भारतीय जनता पार्टी के नाम से रहा, जिसमें स्वर्गीय भैरू सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ नहीं की। ये सवाल ये पैदा हुआ जब से ये नया जो थीम आया 90 के दशक के बाद,
उसमें ये पैदा हुआ, इनके सामने प्रश्न यह आया कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस और बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी शहीद नहीं था, तो उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाए। अब ये दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बता रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन था उसको नाम दिया गया था एकात्म मानववाद, जिसको बीजेपी ने खुद ने छोड़ दिया। ये केवल इतिहास को जब पढ़ाएंगे तो हम ये पढ़ाएंगे कि भले ही अकबर मुस्लिम शासक था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका जो सेनापति था वो हिंदू था। महाराणा प्रताप आधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो जो लड़ाई थी वो साम्राज्य विस्तार की लड़ाई थी, उन्होंने कहा स्वाधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उनका जो सेनापति था, सिपह सालार था, वो हाकिम साहब नाम का एक मुसलमान था। उस समय सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, और बड़ा आश्चर्य होगा कि औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में हुई। पहला दंगा हिंदुस्तान के इतिहास में 1713 में हुआ अहमदाबाद में होली पर, जब तक औरंगजेब मर चुका था। तो कहने का मतलब यह है कि ये उस समय सामंतशाही थी, राजा महाराजा थे, उस समय ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं था। ये जब लोकतंत्र आया तो चूंकि बीजेपी की जो पूंजीवादी विचारधारा है, उनके पास में अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने ये कोशिश की कि किस प्रकार से हम सीधे वोट बैंक को प्रभावित करके, जैसे आज जो चुनाव हो रहा है वो इश्यू पर नहीं हो रहा है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 16 सबको बराबरी का अधिकार देता है, और आर्टिकल 45 शिक्षा और स्वास्थ्य में ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसको प्रतिबंधित करता है। लेकिन सरकारें जो भी रही हों, उन्होंने शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफिया पैदा किया, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, सुशील जी ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी, फीस कमेटी बनी, आरटीई को ध्वस्त किया गया। आरटीई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नॉर्म्स हैं वो आज तक स्कूल में लागू नहीं हुए। सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि बच्चे नहीं है इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया जाए। अरे भाई, स्कूल होंगे तो बच्चे होंगे। प्रश्न ये था कि स्कूलों में बच्चे कैसे हैं, उस पर न बीजेपी ध्यान दे रही है और न कांग्रेस ध्यान दे रही है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो शिक्षा का राजनीतिकरण है वो पूरी भारत की भावी पीढ़ी के साथ अन्याय है और उसको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। सवाल आज इस बात का है कि इतिहास और जो पाठ्यक्रम है उसको जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए आप कि क्या पढ़ाया जाए। अगर मान लो ऐसे ही पढ़ाने लगे तो फिर तो आपको यह भी पढ़ाना पड़ेगा कि 1962 में चीन की लड़ाई में भारत जीत गया था, क्योंकि उसमें तो हमारा राष्ट्र, हम कैसे कह सकते हैं कि हम हार गए थे। फिर तो यह भी पढ़ाना पड़ेगा कि 1857 में जो गदर हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ वो सफल हो गया था, हम आजाद हो गए थे। ये कैसे कह सकते हैं? ये इतिहास का तथ्य है कि वीर सावरकर ने 3 बार माफीनामा भेजा, 2 बार स्वीकार नहीं हुआ और तीसरी बार मंजूर हुआ, उसमें ये शर्त उन्होंने स्वीकार की। इसमें तो उनको ये पढ़ाएंगे कि वो आजादी की लड़ाई में जब शामिल हुए तो उनको काला पानी भेजा गया, लेकिन ये भी पढ़ाया जाएगा कि उन्होंने माफी मांगी। अकबर के बारे में यह भी पढ़ाया जाएगा कि वो विदेशी शासक था, लेकिन यह भी पढ़ाया जाएगा कि उसने दीन ये इलाही चलाया, उसने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की। उस समय कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ मुस्लिम काल में। सांप्रदायिक नहीं सर, यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ मिश्रा जी, मैं डिसएग्री करता हूँ। ये लोकतंत्र, मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में देखिए जब राजा है तो राजा के पास भी तो ताकत है, और वहां पे देखिए कि उन्होंने ये अगर किसी से भी बोल रहे हैं कि हम जो मुगल आए तो उन्होंने भी फूट डालो राज की जो है नीति अपनाई, और अंग्रेजों ने भी यही किया, तो अंग्रेजों और मुगलों में कोई फर्क नहीं था। और जब बात यह है कि जब जिसके पास ताकत है उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत किसके अंदर है? जिनके पास पूरे हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजाओं की जो फौज है, हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो सेना हुआ करती थी मान सिंह के पास हुआ करती थी, वो उसका सेनापति था। कौन बोलेगा उसके सामने? जो राजपूताना का सबसे ताकतवर जो शासक है वो उसी के साथ में है, उसका सेनापति है। जब उसका साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए वो अफगानिस्तान तक जा रहा है, तो यहां हम नहीं कह सकते। देखिए सांप्रदायिकता की बात करें तो यहां एक सांप्रदायिक विभाजन तो डेफिनेटली था, पहले भी था, लेकिन उठा कब ये बात अलग है।
ये भी नहीं कह सकते कि और हम अकबर को अगर कोई महान बताएं दीन इलाही तो ये तो ठीक है उसने किया तो ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन उसको हम इसको ये साबित करने की कोशिश करें कि नहीं साहब वो तो महान था क्योंकि वो सबको मिला के रखना चाहता था, यहाँ एक मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखो ऐसा है, महाराणा प्रताप की अपनी एक मेरिट की बात कही कि सेना है, सेना के सामने कौन लड़ सकता है जी, विश्व की सबसे बड़ी सेना जी, और वो सबसे बड़ा साम्राज्य अंग्रेज साम्राज्य था है, और हमारे हिंदुस्तान के ही आम जनता जवान थे उसमें, उनसे आजादी की डेफिनेटली यहाँ मैं एग्री करता हूँ, नहीं वो मैं एग्री कर रहा हूँ, आपकी बात से यहाँ एग्री कर रहा हूँ। देखिए वहाँ ना बिल्कुल एग्री मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम तक जैसे मुगल आए तो हम तो तितर बितर थे, यहाँ अंग्रेजों के टाइम तक हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे पास में योग्य जो है नेता पैदा हुए, नेतृत्व मिला, उससे हमारे को फर्क पड़ा इन चीजों का उस टाइम तक डेफिनेटली उस आजादी की लड़ाई को हमें अगर जिसने योगदान दिया और जिसने लड़ाई लड़ी, जिसके नेतृत्व में जिसकी एक आवाज पे देश इकट्ठा होकर देखिए था, अच्छा एक महानता को आप मिटाने नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और मैं इसमें देखिए 2-3 तरीके की धाराएं बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो थे जैसे महात्मा गांधी तो वो अहिंसा के उस पे लड़े, है ना। इसके अलावा जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हुए, अपने राम प्रसाद बिस्मिल हुए, हमारे राजगुरु जो हुए, ये सब लोग जो थे इन्होंने छोटे छोटे गुटों के अंदर उनको घेरने की नीति अपनाई जिसमें हिंसा का सहारा लिया। तीसरी तरफ जो थे सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से हिटलर जैसे लोगों को प्रभावित किया और अपनी एक पूरी आर्मी तैयार की। तो अलग अलग तरीके के लोग हमारे पास में संगठित हो तब जाकर के अंग्रेज निकल के भागे, वरना अंग्रेज कोई 1000 साल तक नहीं छोड़ के भागने वाले थे। लेकिन मुगलों के समय में ऐसा कुछ नहीं था, हमारे खुद के लोग उनके साथ में मिले हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों के जाने का रीजन भी ये रहा कि हमारी इंडियन नेवी, अंग्रेजों की ताकत थी उनकी नेवी, और इंडियन नेवी ने रिवोल्ट कर दिया तो अंग्रेजों के पास कोई चारा ही नहीं रहा कि वो खड़े रह सके। इधर सेकंड वर्ल्ड वॉर के रिपरकशंस थे जो उनके ऊपर अंग्रेजों पर भारी रहे। तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ भारतीय जो राजनीति। चलिए, लेकिन मैं तो इतना सा जानना चाहता हूं, एक आप अभिभावक हैं जी, क्या वास्तव में अभी भी इस बात की गारंटी है कि अगर इतिहास के पन्नों में बदलाव किया जाता है या दूसरे पाठ्यक्रम में कोई बदलाव किया जाता है वो फाइनल होगा और ये कहा जा सके हाँ अब इतिहास को या गणित को या साइंस को दुरुस्त किया जा रहा है? इसके प्रमाण क्या होंगे कि हाँ इसके आधार पर दुरुस्त किया जा रहा है? जी, उसकी गारंटी तो असल में ये नेता ही नहीं दे सकते जी। हम फिर ऐसा क्यों किया जाता है? नहीं, यह मैंने आप एक अभिभावक हैं, ये कभी विचार आता है कि ये क्यों बदलाव, ये बदलाव कहें इसको भटकाव कहेंगे? इसको भटकाव भी कहेंगे, बदलाव कतई नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मतलब यहाँ तो मैंने जैसे मेरा एक जो सॉल्यूशन बताया कि आप बजाय अपना एक जो है मत दूसरों पे थोपने के, आप जो है जो रीडर्स को और जो स्टूडेंट्स है उनको ऑप्शन दीजिए, उनको बताइए कि ये चीजें हुई है। अब इसमें कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये मानना है, और शायद वो बेटर जो हमारे से ज्यादा वो रिसर्च करेंगे। और आज की तारीख में मैं ये मानना है कि पहले हमारे पास में ये भटकाव के लिए ज्यादा ऑप्शन हुआ करते थे। अब के स्टूडेंट्स जो ज्यादा रैशनल है उनके पास में बुद्धि, तार्किकता हमसे ज्यादा है, तो वो निकाल करके हमारे को शायद सॉल्यूशन बताएंगे बजाय इसके कि हम कुछ लोगों की। और हम देखिए जो कि मैं तो एक ले पेरेंट की तरह से बात करता हूं और कहता हूं कि हम जो है ना तो किसी कांग्रेस और ना बीजेपी और ना साम्यवाद, हम किसी के उसमें नहीं जाएं, हम वाकई जो है तटस्थता के साथ में और जो निरपेक्ष भाव के साथ मूल्यांकन करें, तभी जाकर के हम सही जो अपनी जो चीजों को स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएंगे। और इसके लिए हम कहीं जो आप कह रहे हैं जी, ये बात सही है। अभी यहाँ जो स्कूलों में पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे जैसे क्लास में ऊपर बढ़ता जाता है तो उसके साथ तो आप देखेंगे किताबों में रेफरेंस आता है जी, कि ये रेफरेंस बिल्कुल किताब से लिया या किस राइटर का रेफरेंस है। और अभी जैसे ये बात चल रही थी, आप और ऊपर जाते हैं, एमए में आते हैं तो पॉलिटिकल साइंस यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें सबकी विचारधारा पढ़ाई जाती है। वहाँ दीनदयाल उपाध्याय भी एक विषय है, एकात्म मानवतावाद, उन्होंने जो धारणा दी, अवधारणा दी, वो भी पढ़ाई जाती है। तो महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ाया जाता है। तो ये एक स्तर पे जाकर के आपको सब चीजें पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन यदि हम छोटे बालक के दिमाग में हमारे जो वास्तविक जो कहना चाहिए देश के जो हमारे देश के लिए लड़ने वाले या आजादी के जो हमारे हीरो थे उनको हटा करके उस वक्त हम एक विचारधारा चलाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में अगर बात डालें, उसकी विचारधारा पढ़ाने के प्रयास करें तो ये उचित नहीं है। स्कूल में पढ़ाने के बजाय कॉलेज में तो पढ़ाई जाती है,
कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उस पर रिसर्च भी होती है, वहां तक वो सोचने की शक्ति रखता है कि मुझे क्या विचारधारा देखनी है, किसको फॉलो करना है या नहीं करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बचपन में ही, बाल्यकाल में आप किसी पे थोप नहीं सकते विचारधारा, सबसे बड़ी बात ये है। और जो वास्तविक सच्चाई है, चलिए स्वर्णिम जी, हाँ मिश्रा साहब आप कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड का वक्त है मेरे पास में, जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अपडेट है टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, उनको अपडेट करते रहना चाहिए। इतिहास को निरपेक्ष रूप से पढ़ाया जाना चाहिए और सरकार की पहली प्राथमिकता स्कूलों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। होना यही चाहिए। पाठ्यक्रम के साथ साथ आवश्यकता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरे, नई टेक्नोलॉजी से हम रूबरू कराएं, होना चाहिए। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन जिस इतिहास को ना पहले के लोगों ने देखा या लिखा, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं और आज भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम किसी के कहने के आधार पर हमारी तार्किकता को अगर बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि ये हम इतिहास में बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम भटकाव कर रहे हैं। या तो सॉलिड प्रमाण होना चाहिए। अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि ये ऑथर फलाना के रेफरेंस से ये चीजें सामने आ रही हैं, ये उसके रेफरेंस से सामने आ रही हैं, ये उसके रेफरेंस से सामने आ रही हैं। रामायण को भी जब कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण है, ये तुलसीदास जी की कृत रामायण है, इसमें ये फैक्ट्स आ रहे हैं, उसमें ये फैक्ट आ रहे हैं। अगर कोई चीज ऐसी है तो लेकिन उसका एक आधार बताया जाता है कि ये प्रमाण जो है हमारे पास में फलाने इतिहासकार के आधार पे हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इतिहासकार बन जाएं तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के साथ एक हम छलावा कर रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए। प्रयोग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप स्मार्ट क्लासरूम बनाइए, बच्चों के लिए वहां सुविधाएं दीजिए, ताकि दुनिया देख करके कह सके कि वाह राजस्थान, और हम भी कह सकें कि पधारो हमारे देश। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।